अच्छा जी, अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक पिछला आर्टिकल रह गया था और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इसको देख लें, और वो था साइनोवियल जॉइंट्स का। देखिए, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में हमें कुछ ऐसे जॉइंट्स का पता लगना है जिनको हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल। ये फ्रीली मूवेबल, ठीक है, फ्रीली मूवेबल। इन जॉइंट्स में कुछ स्पेसिफिसिटीज हैं जो हमने उस दिन डिस्कस नहीं की थी। हाँ देखें, कुछ बातें हमने डिस्कस कर ली थी, जैसे हिंज जॉइंट क्या होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की थी वो अब यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट आगे भी पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा भी हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों ने एक चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है, और वो क्या है, वो है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट्स और टेंडन्स का। दो बोन्स हैं, वो एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। जिस पॉइंट पर वो दोनों बोन्स आकर मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। ठीक हो गया, उस पॉइंट को जॉइंट कहते हैं। अब वो डिपेंड करता है वो जॉइंट मूवेबल हो, वो पॉइंट वो जो पॉइंट है वो इमूवेबल हो, जो भी हो, लेकिन जहां वो आकर मिलती हैं वो पॉइंट कहलाता है जॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जितना आपको पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ जॉइंट। ये जॉइंट है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके लिए एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या है, वो है एक ऐसा कैप्सूल जिसने दोनों बोन्स को कैप्चर किया होता है, जिसने दोनों बोन्स को जो है वो ग्रैब किया होता है, और उस कैप्सूल की वजह से वो दोनों बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसको मैं तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिएगा। ये जो पूरी कवरिंग है, दिस इज नोन एज अ कैप्सूल। ये कैप्सूल है, ठीक है। और ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, ये कैप्सूल कहलाता है फिब्रस कैप्सूल। ये फिब्रस कैप्सूल है, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये बोन का नहीं बना हुआ। ये बात ध्यान में रखिएगा अपने, ये जो टिश्यू है ये बोन का नहीं बना हुआ, कार्टिलेज का नहीं बना हुआ, बल्कि कनेक्टिव टिश्यू का फिब्रस टिश्यू, फिब्रस कार्टिलेज है। अच्छा, उसके बाद एक और भी कार्टिलेज मौजूद होता है इन दोनों के दरमियान में, और वो भी मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि दो बोन्स के दरमियान में इस तरह से कार्टिलेज मौजूद होता है जिसको हम हियलिन कार्टिलेज कहते हैं। इस पोजीशन पर कार्टिलेज होता है जो इन दोनों बोन्स को आपस में कोलाइड करने से, टकराने से बचाता है। ठीक है, एक ये बात भी हुई थी उस दिन, पिछले दिनों। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ का और भी जिक्र किया था, और वो क्या था कि इस जगह पर एक स्पेशल किस्म का फ्लूइड भी होता है, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। देखिए बेटा, अभी आपने साइनोवियल का एक वर्ड पढ़ा है। साइनोवियल आपने क्या पढ़ा, जॉइंट के नाम से, ठीक है। ये है साइनोवियल। ये जो जॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली जॉइंट्स कौन से हैं, ये साइनोवियल जॉइंट्स ही हैं, ठीक है। और जो साइनोवियल जॉइंट हैं, उनके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होगा, उस फ्लूइड को आप क्या कहेंगे, उस फ्लूइड को आप कहेंगे साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। अब ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड प्लस, मतलब ये फ्लूइड और प्लस ये जो कार्टिलेज यहाँ मौजूद है, दिस कार्टिलेज, ये कार्टिलेज, ये दोनों मिलकर जो हैं, ये दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, दे प्रोटेक्ट आवर बोन्स फ्रॉम फ्रिक्शन। इस टकराव से रोकते हैं। अगर ये कार्टिलेज भुरना शुरू हो जाता है, फॉर एग्जांपल अभी आपने एक डिजीज पढ़नी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है, लेकिन वो आपने कौन सी आर्थराइटिस पढ़ी हुई है, वो आर्थराइटिस आपने पढ़ी हुई है ऑस्टियो आर्थराइटिस। शायद आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी नाम मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसमें किसी एक वजह से जो इन दो बोन्स के दरमियान हियलिन कार्टिलेज है वो भुर जाता है, जिसकी वजह से बोन्स आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। सो अब एक और बात सुनिएगा, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक। बेटा गौर से सुनिए आपने अब मेरी बात। यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जो, जैसे फर्ज करें कि जिसने इस बोन को इस बोन से कनेक्ट किया हुआ है। मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये हमने काफी स्ट्रक्चर असल में बना लिए हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये देखिए, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। अब ये देखिएगा कि
एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाला एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है, लेकिन बेटा याद रखिएगा वो भी कौन सा टिश्यू है, वो भी टिश्यू है एक्चुअली फिब्रस टिश्यू है। ये बोन को बोन से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, बोन को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर कहलाता है लिगामेंट। ये आप जो है वो मैट्रिक में भी पढ़कर आए हैं। बोन को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर लिगामेंट कहलाता है। और जो लिगामेंट है ये बोनी नहीं होता और ना ही ये कार्टिलेज होता है, ये फिब्रस टिश्यू, ये वंस अगेन कनेक्टिव टिश्यू होता है। याद रखिए ना लिगामेंट, अब यहाँ पे कुछ नाम आए हैं, एक नाम आया है लिगामेंट, ठीक है, दूसरा नाम आया है कैप्सूल, एक ये लिगामेंट कैप्सूल, और एक तीसरा नाम है जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद होगा जिसको मैं मसल में पढ़ाऊंगा, आप गैस कर सकते हैं वो कौन सा नाम है, वो है टेंडन। जी, ये जो नेम, ये तीनों जो हैं ये ना बोनी है ना कार्टिलेजिनस है, बल्कि इनको फिब्रस कहा जाता है। अब एक और मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में एक बात की थी कि इमूवेबल जॉइंट्स में ना तो कार्टिलेज होता है ना बोन होती है, बल्कि इमूवेबल जॉइंट्स के दरमियान में कौन सा जॉइंट बनता है जो उनको मूव नहीं करने देता? मैंने आपको बताया कोलेजन होती है। जी जी बिल्कुल 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 सही कह रही हैं, वो भी कोलेजन इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो यहाँ इसमें भी टेंडन में भी कोलेजन होता है, लिगामेंट में भी कोलेजन होता है, कैप्सूल में भी इनमें कोलेजन मौजूद होते हैं और भी प्रोटीन्स होती हैं। याद रखिए इसका काम, ये जो लिगामेंट है इसका काम सिर्फ और सिर्फ जॉइनिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ बोन को होल्ड करके रखेगा, इसका काम बोन की मूवमेंट में नहीं है। लिगामेंट का काम सिर्फ और सिर्फ जॉइनिंग है। टेंडन, टेंडन का काम भी, इसको मिटा लें जरा, टेंडन का काम भी मसल और बोन को ज्वाइन करना है, टेंडन मूव नहीं करता। टेंडन को मूव कौन कराता है? इससे आगे बेटा क्या स्टार्ट होता है? इससे आगे स्टार्ट होता है मसल, यहां मसल स्टार्ट होता है, ऐसे यहां मसल स्टार्ट होता है। जी बेटे स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। रियली हो रही है सर, हो रही है? हाँ भाई, किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है? सर हो रही है। अवैस आप कह रहे हो रही है, ये कौन कह रहा नहीं हो रही? लला, और कोई बेटा? हो रही है सर। हो रही है बेटा लला, मेरी तरफ से तो इसका मतलब मामला ठीक है, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करें, हो सकता है ठीक हो जाए। वैसे तो कोई डाउट नहीं है, किसी का भी आज नेट का इशू आ सकता है, बारिश हुई हुई है, टिका गए, कोई पता नहीं है। तो अब देखिए कि ना तो टेंडन का जो फिब्रस टिश्यू है वो मूवमेंट के जो है वो काबिल होता है, ना लिगामेंट का फिब्रस टिश्यू मूवमेंट के काबिल होता है, और ये कैप्सूल तो मूव करता ही नहीं। तो बुनियादी तौर पे बोन को अपने ही एक्सिस पर मूव कौन करवाता है? बोन को अपने ही एक्सिस पर मूव करवाने वाला जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन होता है? वो होता है मसल। मसल नहीं है तो बोन अपने इस जॉइंट पर मूव नहीं करेगी। दिस टाइप ऑफ जॉइंट जिसमें साइनोवियल फ्लूइड हो, ये देखिए अभी हमने क्या बात की थी, ऐसा जॉइंट जिसके अंदर फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद हो, ऐसा जॉइंट जो है वो साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिब्रस कैप्सूल का भी जिक्र है, लिगामेंट का भी जिक्र है, और आगे जाकर टेंडन का भी जिक्र आएगा। सो ये दो तरह के हिंज जॉइंट, बिल्कुल उस तरह जैसे डोर का हिंज होता है, बिल्कुल वैसे ही जो है वो ये हिंज वर्किंग करता है, ठीक है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की जो है वर्किंग आपको अच्छे तरीके से पता है, इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं ताकि हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये देखिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना और फीमर टिबिया फेब्यूला, यानी बाजू की तीनों बोन्स और टांग की तीनों बोन्स, ये जो हैं इनमें हिंज जॉइंट है, ये एक हद से ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप टांग को, अपनी टांग को एक्सिस के गिर्द किसकी वजह से घुमाते हैं? आप देखते हैं कि लोग टांग को कंधे से लगा लेते हैं, बैक साइड से टांगे जो हैं वो काफी पीछे ले जाते हैं, टांगों का स्प्लिट कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो कौन सा जॉइंट है? वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। वो हरगिज उसमें आपका जो नी का हिंज जॉइंट है उसका कोई रोल नहीं है। नी का हिंज जॉइंट सिर्फ बैकवर्ड मूव करता है और वापस लेकर आता है, बस। इससे ज्यादा नी का जो जॉइंट है उसकी मूवमेंट नहीं है। जस्ट लाइक दैट, ये जो आर्म का जॉइंट है, इसमें ये जो मूवमेंट है ये बेटा जॉइंट की नहीं है, ये मसल की मूवमेंट है जो हड्डियों को मूव कर रहा है।
ये मसल की मूवमेंट है जो हमारी इन दो हड्डियों को ऐसे करके थोड़ा सा मूव कर देता है, बस। जॉइंट नहीं मूव कर रहा। आप देखें, आप जॉइंट को नहीं मोड़ सकते, आप सिर्फ मसल को मोड़ रहे हैं। तो इसमें भी जॉइंट सिर्फ ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको, ये बस, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा जॉइंट आपको मूवमेंट नहीं दे रहा। सो ऐसे जॉइंट्स जो फ्रीली मूवेबल हों लेकिन लिमिटेड मूवमेंट देते हों, वो हिंज है। और जो बॉल एंड सॉकेट है वो आप देख सकते हैं हर एक्सिस में, चाहे वो ऊपर नीचे है, इस साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। अच्छा, इसके अलावा आप कई कई डायरेक्शंस बना सकते हैं, ऐसे भी है, फिर ये डायरेक्शन भी है, इस तरह भी है, फिर आप अपनी तरफ भी लेकर आ सकते हैं, टूवर्ड्स यू। अपनी तरफ भी जो है वो आप इस बाजू को लेकर आ सकते हैं और बिल्कुल बैक साइड पर भी लेकर जा सकते हैं। हर तरह की मूवमेंट जो जॉइंट दे रहा है वो है बॉल एंड सॉकेट। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये एक ऐसा जॉइंट होता है जो कि अक्सर उतर जाया करता है। वैसे हिंज जॉइंट भी उतर जाता है। हिंज जॉइंट में आपने अभी डायग्राम देख रहे थे ना, ऐसे था, ऐसे, मतलब आप एक खास तरह की मूवमेंट कर रहे थे ऐसे करके। सो ये भी अपने जॉइंट में से निकल आता है। लेकिन ये जो कंधे का जोड़ है ये अक्सर औकात अपने बॉल में से ना ऐसे कड़क करके बाहर आ जाता है, ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है, हर तरफ मूवमेंट दे रहा होता है, लेकिन जो है वो, क्योंकि ये जो जॉइंट बना होता है इसमें आमतौर पर ये जो बाहर आते हैं ना, ये फिब्रस कैप्सूल होल्ड करके रखता है इसको। जॉइंट में से तो बाहर आ जाते हैं लेकिन फिब्रस कैप्सूल होल्ड करके रखता है। तो ये जो होल्डिंग होती है इस वजह से बचत हो जाती है। फिर ध्यान से फिब्रस कैप्सूल में उसको एडजस्ट करके डॉक्टर एक झटका देता है और वो वापस जो बॉल है वो अपने सॉकेट में मूव कर जाता है। तो ये जो है वो मूवमेंट ये इस तरह से होती है। इसके बाद आइए नेक्स्ट आर्टिकल, बहुत ही इजी आर्टिकल है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से नहीं आते। देखिए, डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब स्केलेटन में कई बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेटिक हैं। आप लोगों की बुक में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंद एक डिस्कस किए हुए हैं, हम वही डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत से और भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो हम आमतौर पर जानते ही नहीं है कि वो कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट पैलेट कौन सी होती है जी, कौन सी डिजीज होती है, कोई बताएगा मुझे? मैंने पिछले दिनों इसका जिक्र भी किया था, इस डिजीज का। जी बेटा, क्लेफ्ट पैलेट कौन सी डिजीज है? मैंने जिक्र किया था पिछले दिनों। तो ये मैक्सिलरी पोर्शन में, मैक्सिला पोर्शन जो है वहाँ पे बोन्स ज्वाइन नहीं होती। वेल, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात, सही आपने जो है वो टर्म बोली है। मैक्सिलरी पोर्शन में ये पूरा एरिया, ये मैक्सिला बोन और जो पीछे पैलेट बोन है, इन्होंने आपस में फ्यूज होना होता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने पैलेट यानी तालू में देखते हैं तो बीच में एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, वो उन दोनों बोन्स के फ्यूज होने का पॉइंट होता है। अगर ये दोनों बोन्स उस पॉइंट पर फ्यूज नहीं होती, जो दरमियान में खला रह जाता है, दिस खला इज नोन एज क्लेफ्ट। और वो खला किस में आ रहा है? पैलेट बोन्स में। तो क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं इसके दरमियान में खला आने को, क्लेफ्ट ऑफ पैलेट कहते हैं, पैलेटिन बोन। एक्चुअली पैलेट जो है वो तालू को कहते हैं, पैलेट, ये जो पैलेट है इसका एक्चुअली मतलब होता है तालू। और इसमें जो बोन होती है वो होती है जिसको आप कहते हैं पैलेटिन। इस बोन में ये पैलेटिन होती है, ठीक है। तो पैलेटिन बोन्स ज्वाइन नहीं होती, जिसकी वजह से तालू में खला रह जाता है, और तालू में खला रहने को क्लेफ्ट ऑफ पैलेट या क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आम तो ये देखिए, द परसिस्टेंट ओपनिंग, परसिस्टेंट मतलब मुस्तकिल, परसिस्टेंट ओपनिंग बिटवीन द ओरल एंड द नेजल, ये देखिए ओरल एंड द नेजल इंटरफेयर्स विद सकिंग। अब देख लीजिए कि जब मदर फीड लेनी होती है तो उसमें सकिंग की ज़रूरत होती है, और बच्चा जब मदर फीड लेता है तो उसमें तालू जो होता है, जो पैलेट होता है, उसका बहुत बेसिक रोल होता है माउथ को पूरा बंद करने में। तो जब वो पूरा माउथ नहीं बंद कर सकता, पैलेटिन में खला होने की वजह से, यानी पैलेट में खला होने की वजह से जब वो पूरा माउथ नहीं बंद कर सकता तो वो सकिंग भी नहीं कर सकता। इट कैन लीड टू इनहेलेशन ऑफ फूड। अब ये देखिए, क्योंकि नेजल कैविटी भी ओपन है, आपको अच्छे तरीके से पता है ना कि ये, अगर मैं इसको कहता हूं कि ये पैलेट है, ये जो है ये पैलेट है, इसके ऊपर मौजूद है नेजल कैविटी, ठीक हो गया, और इसके नीचे मौजूद है बकल कैविटी। अब फूड ने यहां से गुजरना है, यहां से गुजर के नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। और आपको पता है स्वॉलोइंग का प्रोसेस आपने 12th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो पीछे से नेजल कैविटी को बंद कर लेती है। लेकिन अगर यही नेजल कैविटी ओपन हो जाएगी
अगर यही नेजल कैविटी ओपन हो जाती है तो क्या होगा कि जो फूड आ रहा होगा वो नेजल कैविटी में भी जाएगा और नेजल कैविटी से वो इनहेलेशन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। मैं आप लोगों को जो है वो क्लेफ्ट पैलेट की डायग्राम भी दिखा दूंगा। फिर माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली एक डिजीज है जो दोनों इश्यूज के दो इसकी रीजन हो सकती है। एक इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, जो डेवलपमेंट हुई है विद इन मदर उस दौरान कोई प्रॉब्लम आया हो तो भी ये हो सकती है, और इसकी कॉज जेनेटिक भी हो सकती है। ऐसे बच्चों के सर बहुत छोटे रह जाते हैं, बहुत ही छोटे सर रह जाते हैं, और इनका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नस्ल नस्ल में चल सकती है बीमारी। इसमें जो है वो मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूं, क्योंकि ये ऐसे नहीं की जा सकती, इसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। माइक्रोसेफेली, देखिए ये इन्होंने, ये देखिए ये डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे हम एक और इमेजेस ओपन करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलिए ये ओपन होती रहेगी, हमारा टाइम ज़ाया होगा वरना। चलिए हो गई। अब ये देखिए सर की शेप, पहली बात बहुत ही अजीब सी होती है, हड्डियों में फ़र्क आ जाता है, बोन्स प्रॉपर जो हैं वो सही नहीं जुड़ी होती। दूसरा ये है कि फिर ये सर बड़ा भी नहीं होता, सर बड़ा भी नहीं होता। अब जब सर बड़ा नहीं होता तो ये देखिए ये इन्होंने ये बहुत ही ज़बरदस्त डायग्राम है, मतलब कमाल कर दिया। ये देखिए इन्होंने कंपैरिजन दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल हेड है और ये माइक्रोसेफेलस हेड है। ठीक है, डेवलपमेंट, और ये आगे सर बड़ा भी नहीं होता। बड़ा ना होने की वजह से जो बाय द एज जो डेवलपमेंट होनी होती है ब्रेन की वो भी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है ऑर्थराइटिस। दो टाइप्स हैं ऑर्थराइटिस जो है, इसकी दो टाइप्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की हुई। दोनों जेनेटिक हो सकती हैं, एक है ऑस्टियो और दूसरी मैंने आपको बता दी रूमेटॉइड। उसको हम उर्फ आम में कहते हैं RA, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। ठीक है, दोनों ऑर्थराइटिस, दोनों ऑर्थराइटिस में अब जरा आप इसके मतलब को देखिएगा। जो ऑर्थ्रो का वर्ड है ना, ऑर्थ्रो, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जी बेटा, ऑर्थ्रो का क्या मतलब होता है? जॉइंट? बोन, नो, वो ऑस्टियो है। ऑर्थ्रो जॉइंट और आइटिस Inflammation. यस, कर लें, शाबाश। आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, जॉइंट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है। वो आप लोगों का अच्छी तरह अंदाजा है, वो यहाँ पे नीचे गिवन है, ये देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, वो देखते हैं बाद में। सो ये जितनी डिजीजेज यहाँ पर हैं इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकती है जो वो हो जेनेटिक हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी जेनेटिक हो सकती है। अच्छा, इसके बाद आइए नेक्स्ट है हार्मोनल कॉजेज। कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनका जेनेटिक कोई नहीं ओरिजिन होता, मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि जो द पर्सन वाज नॉर्मल, ये जो बंदा था, ये जो जिसको ये बीमारी हो रही है या हुई है, ये बंदा जो है ये नॉर्मल था। यार ये ना सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है, ये जो PDF जिस आ रहा हूँ ना बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। रहने दे भाई, मैं खुद कर लूँगा। ये देखिए ये जो पर्सन था ये नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन नॉर्मल होने के बावजूद लाइफ में कभी ना कभी क्या हुआ कि उसके जो बोन्स थी उनमें कोई प्रॉब्लम आ गया। इनिशियली वो नॉर्मल था, लेकिन बाय द एज ऑफ 45 कुछ ऐसे हार्मोन्स का इशू आ गया जिसकी वजह से उसकी बोन्स कमज़ोर हो गई। और ऐसा आमतौर पर किन में होता है? ऐसा आमतौर पर वुमेन में होता है। कब होता है? आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? जब एक खास एज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है। जो अभी मैंने क्या नाम लिया? एस्ट्रोजन। उसको आप कहेंगे एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। लिखने में देर लगेगी, ऐसे लिख लेते हैं हम। इस डिजीज को आप कहते हैं चल भाई सॉफ्टवेयर दूसरा करना पड़ेगा, हाँ उसने चलने से इनकार कर दिया।
जी, इसको आप कहते हैं एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से क्या होता है, देखिए याद रखिए सबसे पहली बात, अब मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। जो एस्ट्रोजन होता है, दो हार्मोन होते हैं जो वाइटल तरीन हार्मोन हैं। ये वो हार्मोन्स हैं कि जिनके बगैर गुजारा कोई इनके बगैर गुजारा नहीं है किसी किस्म का। ये हार्मोन अगर कम हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के बहुत मेजर और वाइटल प्रोसेसेस रुक जाते हैं। कौन कौन से? मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अगर कम हो जाता है या उसकी रिलीज खत्म हो जाती है तो हमारी बॉडी का बहुत सा मेटाबॉलिज्म जो है वो डाउन हो जाता है, रुक जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। अब ऐसी सूरत में जब ऐसा काम हो तो फिर क्या होता है कि बहुत से प्रोसेसेस डायरेक्ट मुतासर होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन ना होने की वजह से बहुत से मजीद इश्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन उनमें बोन्स का जो स्पेशल इशू आता है वो कौन सा है? वो इशू है ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो प्रोसेस है ये क्या चीज है? ऑस्टियोपोरोसिस में बोन जॉइंट से नहीं, अदर देन जॉइंट, बोन से मिनरल्स जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, बोन्स भरना शुरू हो जाती हैं, इन विच बोन रिजॉर्प्शन आउटपेसेस बोन डिपॉजिट। रिजॉर्प्शन होता है उसमें से रिमूव होना, रिजॉर्प्शन को आप कहेंगे रिमूव होना, ठीक है। और ये जो होता है ये जो मिनरल्स होते हैं वो बोन से ज़्यादा तेज़ी से निकलते हैं बनिस्बत इसके कि वो मिनरल्स क्या हो, वो डिपॉजिट हो। डिपॉजिट कम होते हैं, रिमूवल ज़्यादा होता है। ऐसी सूरत में बोन का जो मैट्रिक्स होता है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया हुआ है, बोन भुरना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मोस्टली अकर्स इन एजिड वुमेन, ठीक है। और ये इसकी वजह से एस्ट्रोजन की कमी की वजह से हो जाता है। और इसमें एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब हार्मोन लगता रहे, लेकिन उसके और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हार्मोन लगता रहे तो इस डिजीज से बचा जा सकता है। तो ये जो है वो एक तरीका है डिजीज से बचने का, बट स्टिल वही बात है कि ये परमानेंट तरीका नहीं है। तो एस्ट्रोजन कम होने की वजह से अब देख लीजिए इसमें प्रॉब्लम क्या था, पूरी लाइफ नॉर्मल गुजरी, लेकिन एक टाइम पर आके हार्मोन रिलीज होना बंद हुआ तो उसके बाद ये स्केलेटन का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। इसके बाद आइए नीचे, न्यूट्रिशनल कॉजेज, आप लोग ये 9th में पढ़कर आए हैं। इसमें ऑस्टियोमलेशिया है। मलेशिया जो मलेशिया है, ये मलेशिया नहीं है एक्चुअली। आप प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करेंगे तो आपको जो है वो फर्क पता लगेगा। ये मलेशिया नहीं है जो कि कंट्री है, ये मलेशिया है। सॉफ्टनिंग, इसको आप कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, ठीक है। ऑस्टियो मतलब बोन। अच्छा, ये दोनों डिजीजेस जो हैं, ये अगर आप इस पूरे आर्टिकल की बात करते हैं ना छोटे से, तो इसमें बेसिक ताल्लुक किससे है? मिनरल से। मतलब आपका फूड सारा ठीक हो, आपका सारा फूड ठीक हो, लेकिन आपके अगर मिनरल्स प्रॉपरली नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये है कि आपकी बोन्स की डेवलपमेंट में खतरा है, आपकी बोन्स सही डेवलप नहीं हो सकती। इनएडिक्वेट मिनरल्स, ये देख लीजिए वर्ड लिखा हुआ है इनएडिक्वेट मिनरल्स, ठीक है। फिर उसके अलावा कैल्शियम सॉल्ट्स का प्रॉब्लम है। फिर रिकेट्स है, ये तो विटामिन डी की वजह से होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी इजीली क्योरेबल हैं। इसको आप कहेंगे ये इजीली क्योरेबल हैं। वाई? अगर आप क्या कर लेते हैं, अगर आप अपनी जो इनटेक ऑफ फूड है, इनटेक ऑफ मिनरल्स इज एडिक्वेट, अगर ये जो है वो क्योरेबल उसी सूरत में हो सकती है अगर इनटेक ऑफ मिनरल एडिक्वेट हो, तो आप इजीली इन डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। रिकेट्स में बाउड लेग्स, ये देखिए एक होता है कि पूरी बॉडी की बोन्स सॉफ्ट हो गई, एक होता है पूरी बॉडी की बोन्स सॉफ्ट हो गई, वो तो हो गया ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन स्पेशली वो बोन्स जो वेट बेरिंग है, जो वेट उठा रही है, ये देखिए यहाँ पर जो जिन दो बोन्स का जिक्र है वो दोनों वेट बेरिंग है। कौन सी? एक पेल्विक बोन और दूसरी बोन कौन सी है? दूसरी बोन है जो बाउड लेग, ठीक है, खास तौर पर नाम लिया गया। तो इसका मतलब है कि रिकेट्स में खास तौर पर जो वेट बेरिंग बोन्स है, वैसे तो इसमें भी यही है, जिसमें आप जब जोर डालते हैं, इन दोनों के न्यूट्रिशनल कॉजेज डिफरेंट हैं, लेकिन तकरीबन जो सिम्टम्स हैं वो सेम है कि आपका जो है वो
किसी वजह से, जैसे कैल्शियम की वजह से जो डिजीज हो रही है वो ऑस्टियोमलेशिया है, ठीक है, और जो विटामिन डी की वजह से हो रही है वो है रिकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सिर्फ रीजन डिफरेंट है, बाकी सिम्टम्स तकरीबन सेम है कि बोन्स बेंड हो जाती हैं, टूट सकती हैं। अगर आप जो है वो वेट करने की कोशिश करते हैं तो इन बोन्स के टूटने का अंदेशा होता है। तो रिकेट्स जो है वो एक ऐसी डिजीज है कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है बेटा, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा। ये बाकी तीनों जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये अब एक डिजीज है जो है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। स्पॉन्डिलोसिस क्या होती है ये जरा इसको डिस्कस करते हैं। चलो जी, मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले ये बात बताई थी कि जब आप बात करते हैं दो वर्टेब्रा की, तो ये दोनों वर्टेब्रा जो हैं इनके दरमियान में कार्टिलेज मौजूद होता है, ठीक है। ऐसे करके ये एक वर्टेब्रा है, ये दूसरा उसके नीचे वर्टेब्रा है, ठीक है। ये वर्टेब्रा जो है फिर ऐसे ही एक ये दरमियान का वर्टेब्रा ये है, तो इसके दरमियान में इसके नीचे एक और अगला वर्टेब्रा आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसके दरमियान में कार्टिलेज मौजूद होता है। ये कार्टिलेज मौजूद है इन दोनों के दरमियान में, जो फिब्रस कार्टिलेज है, जो बहुत ही स्लाइटली मूव करने देता है, जो ज़्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करता, ठीक है। अगर ये फिब्रस कार्टिलेज क्या होना शुरू हो जाए, अगर ये लॉस होना शुरू हो जाए, अगर ये लॉस होना शुरू हो जाता है, देन जॉइंट स्टार्ट टू फ्यूज, जॉइंट फ्यूज, और इसका नतीजा, इसका अंडरस्टूड नतीजा क्या निकलता है, रिड्यूस्ड मूवमेंट। रिड्यूस मूवमेंट इसका नतीजा निकलता है, मतलब आप प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते, आपको मूवमेंट में इंतहाई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और तकलीफ भी होती है। तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि जब आप ज़्यादा बैंड करने की कोशिश करते हैं, आपके मसल उस बोन को उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो बोन्स आपस में फ्यूज हुई हुई हैं, फिर वो टकराती हैं। जब ये दोनों बोन्स आपस में टकराती हैं तो फिर कमर की पेन आती है। तो ये केस जिसमें कार्टिलेज लॉस हो जाए और दोनों जॉइंट्स आपस में फ्यूज हो जाएं, दोनों वर्टेब्रा फ्यूज हो जाएं, इस डिजीज को आप क्या कहते हैं? दिस डिजीज इज नोन एज स्पॉन्डिलोसिस। जी, अब इसमें जो है वो इसका तरीका ये भी जो है वो बाज़ औक़ात जेनेटिक होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो हमें नहीं बताई गई। इसमें इन्होंने जेनेटिक कॉजेज़ में बहुत सी डिजीज़ेज़ हमें नहीं बताई, बट स्टिल ये है कि बहरहाल ये जो है वो एज की वजह, इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं यहाँ इन्होंने नहीं बताया हुआ, एक लाइन में बताया हुआ। इसके बहुत से फैक्टर्स में से एक वो फैक्टर है जो कि आमतौर पर हड्डियों की डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है, और वो कौन सा फैक्टर है? एज। फिर इसके अलावा इसी के एज फैक्टर में हार्मोनल भी हो सकता है, इसके कॉजिंग फैक्टर्स जो हैं, कॉजिंग एजेंट, उसमें हार्मोनल इशू भी हो सकता है। इसी के उसमें जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। ये इन तीनों में से किसी एक रीज़न के की वजह से हो सकती है। सो जो भी है, लेकिन ये तकलीफ डिजीज़ है। फिर एक और चीज़ है, एक और डिजीज़ आपके सामने आएगी अभी, वो है शाटिका। अच्छा, ये शाटिका क्या है? सबसे पहले तो समझिए कि शाटिका चीज़ क्या है बेटा। ये जो है वो बड़ा इजी और बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा अपने। आप लोगों में से बहुत सौ को ये अंदाज़ा भी होगा कि शाटिका चीज़ क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, हमारी जो होती है ना बॉडी, उसमें स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जब आती है इस एरिया में, क्या कहते हैं, जब लेग्स के एरिया में आती है, लेग्स के एरिया में, तो ये डिवाइड हो जाती है। ये डिवाइड हो जाती है और दोनों लेग्स में चली जाती है। उसके बाद आगे लेग्स में कंटिन्यू करती है, और लेग्स में कंटिन्यू होने के बाद इसके आगे से नर्व्स निकलती हैं, इसके आगे से मजीद नर्व्स निकलती हैं जो हमारे लेग्स के डिफरेंट पोर्शंस को जाती हैं और फीट के डिफरेंट पोर्शंस को जाती हैं, ठीक है। अब ये जो शाटिक, ये जो नर्व है ना, ये वाली, दिस नर्व इज नोन एज शाटिक। ये नर्व जो है ये शाटिक है,
और ये जो sciatic नर्व है इसमें किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाना। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि ये तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हुई, फिर इसको स्केलेटल डिसऑर्डर्स में क्यों कहा गया? स्केलेटल प्रॉब्लम्स में क्यों शामिल है ये? क्या वजह हो सकती है इसकी? क्योंकि ये तो नर्व का इशू है, ये तो प्योरली नर्व का इशू है। चलें छोड़ें, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए अब यहाँ चंद एक बोन्स मौजूद हैं। नंबर 1 यहाँ कौन सी बोन मौजूद है, इधर देखिएगा, यहाँ पर इसके ऊपर से जो है वो वर्टेब्रा गुजर रहे हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहाँ तक तो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ठीक है, यहाँ तक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, तो इसके ऊपर से वर्टेब्रा गुजर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रा के अंदर होती है और यहाँ पर आकर आपको पता है कि सैक्रम और कॉकेक्स का रीजन होता है। अब ये जो आखिरी वर्टेब्रा है, अगर ये किसी वजह से इसके ऊपर फोर्स डालना शुरू कर दे, आखिरी वर्टेब्रा की बात कर रहा हूँ, अगर आखिरी वर्टेब्रा किसी वजह से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देता है, तो यहाँ से इसके फोर्स एक्सर्टिंग करने की वजह से एक पेन शदीद किस्म की रिलीज होती है, जिसको कहा जाता है स्टैबिंग पेन। स्टैबिंग क्या होता है? जैसे खंजर घोंप दिया गया हो। ये जो sciatica नर्व है ना, sciatic नर्व है, sciatica तो वो डिजीज है एक्चुअली। यहाँ दो नेम है, इससे आपने धोखा नहीं खाना। एक है sciatic और दूसरा है sciatica। sciatica डिसऑर्डर है, sciatic नर्व है, ठीक है। तो sciatica कब होता है? जब किसी वजह से ये नर्व जो है वो किसी भी वजह से डैमेज हो जाए, या किसी भी वजह से इसके ऊपर जोर आ रहा हो। ये मैंने आपको क्या कहा, ये क्या चीजें हैं? ये हैं वर्टेब्रा, ठीक है। इस वर्टेब्रा, ये वर्टेब्रा अगर जोर डालता है, अदरवाइज इसके इर्द गिर्द से कौन सी बोन गुजर रही है आपको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है। 3 बोन्स का एक जो है वो गुच्छा यहाँ से गुजर रहा है। जी बेटा, कौन सा भला? कौन सा गुजर रहा है यहाँ से? एक ये पीस है और एक ये वाला। ये कौन सी 3 बोन्स है जो मिलके एक बोन बनाती हैं? इस एक बोन का क्या नाम है? अल्लाह के बंदो, कॉक्सल बोन। और कॉक्सल बोन 3 बोन से मिलके बनती है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, हिप बोन है। अगर इस हिप बोन का जोर आ जाए इस नर्व के ऊपर, या फिर किसी वर्टेब्रा का जोर इस नर्व पे आ जाए, तो शदीद पेन स्टार्ट होती है, जिसको sciatica कहते हैं। और इसका एक ही इलाज होता है, या तो अगर यंग एज में हुआ तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अदरवाइज पेन किलर खाते रहो। इसका आमतौर पर इलाज नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है वो एक डिजीज हो सकती है। इसका नतीजा ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो इसकी कॉज है वो बोन ना हो, बल्कि एक्चुअली बोन के साथ जुड़ा हुआ मसल हो जो इसकी कॉज हो। ये भी हो सकता है, बोन के साथ जुड़ा हुआ मसल इसकी कॉज हो सकता है, वो भी है। लेकिन एक्चुअली अल्टीमेटली क्या चीज है? अल्टीमेटली जो फोर्स डाल रही है वो बोन है। बोन जब हमारे हिप बोन की नर्व के ऊपर जो है वो सॉरी हमारी लेग की नर्व के ऊपर जोर डालती है और sciatic नर्व के ऊपर, तो उस पेन को फिर आप sciatica कहते हैं। इसमें आमतौर पे ऐसा भी होता है कि कोई चोट लग गई, कोई हिट लगी है, आप ऐसे गिर गए, ठीक है, और आपकी बोन को, स्केलेटन को खासा नुकसान पहुंचा। फिर इसी तरीके से इसकी वजह जो है वो इंजेक्शन भी हो सकता है, लेकिन इंजेक्शन इज नॉट अ कॉज, वो स्केलेटल डिसऑर्डर नहीं है। इंजेक्शन स्केलेटल डिसऑर्डर नहीं। स्टिल जो भी है, अगर ये नर्व किसी भी सूरत हाल में डैमेज होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम पेन को क्या कहते हैं? हम पेन को क्या कहते हैं? sciatica। और जो नर्व है उसको क्या कहते हैं? sciatic। ठीक हो गया। इसके बाद ओए एक रह गई थी, आखिरी कौन सी रह गई थी? जेहन में नहीं रह गई। अब ये मुझे बुक देखनी पड़ेगी, यहाँ लिखा ही नहीं हुआ। चलें बाहर।